शरद जी, हम्म। यहाँ से हम मोदी पर ही चर्चा होनी चाहिए। चैनल हाँ पर तो बिल्कुल। जेपी नड्डा आ चुके हैं, क्योंकि चैनल पे जेपी नड्डा, जैसा कि मैंने कहा, टोपी ट्रांसफर हो चुका है और जेपी नड्डा हम्म। शहीद हो जाएंगे इसी में कि जेपी नड्डा की वजह से हारे। जब हाँ। चुनाव में वोट मांग रहे थे तो अमित शाह ने, मुझे याद है 3-4 महीने पहले भी, जब टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने मोदी का जिक्र किया और लगातार मोदी मोदी ही कहते रहे, मोदी के नाम पर वोट। और आपको याद ही होगा कल जो मोदी जी ने अपना वीडियो डाला, कल ही सुबह शायद, 8 मिनट का, नरेंद्र मोदी के अपने पेज पर, ट्विटर पर, उसमें भी हाथ जोड़कर लोगों से जिस ढंग से अपील कर रहे थे, तो वोट सीधा मोदी मांग रहे थे। कौन मुंबई को हम्म। प्रोजेक्ट कर रहा था या कौन येदियुरप्पा को प्रोजेक्ट कर रहा था। तो आज हम्म। सवाल उठता है मोदी की हार, मैं बड़ी हार मानता हूं। 113 सीटों पर बहुमत चाहिए, 224 की विधानसभा में 62, 65, 70 रहते हैं। पिछले चुनाव से भी अगर आप 25-30 सीट कम हो जाते हैं तो एकदम पलीता लग गया इसको। अगर मुहावरे में जैसे लंका लगना कहते हैं, मैंने तो थंबनेल में बस इसको लिख दिया था रिस्क लेके। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा अजीत। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अगर इसी तरीके से हो गया जो दिखता है, और स्पेशली एक्सिस बाय इंडिया, सबसे मैं सबसे रिलायबल मानता हूँ क्लोज। अभी तक उसके बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे उसके बिल्कुल सटीक रिजल्ट्स ना हो, उसके जो असेसमेंट उसका होता है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द एंड दिखता है। और ये बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छे लफ्जों में कहा कि जीते तो वाह वाह मोदी, हारे तो ढीकरा नड्डा या कोई और ढूंढ लेंगे। और ये बात खाली वो खाली कहते हैं ना मुहावरा, खाली मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू। हाँ। बिल्कुल। और ये जो है ना, आपने इन लोगों के नाम लिए, साथ में योगी आदित्यनाथ भी ये बोल के आए थे कि देश बिल्कुल। की सुरक्षा, सबसे ज्यादा देश जो है सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के हाथों में, इसलिए कर्नाटक में नरेंद्र मोदी को जिताइए। वरना तो जो है मुसलमान पूरा जो है जिस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि सब कुछ जो है वो ले जाएंगे। और ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि किसी तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं वो कब्जा कर लेंगे, हिंदू खतरे में है, ये बड़ा बड़ा इन लोगों की तरफ से एक बड़ा स्ट्रांग कैंपेन चलता है, उसको भी ये झटका लगेगा। ये एहसास हो दस जाएगा, हो ये गया। लोगों को एहसास होने लग जाएगा कि लगेगा। ये झूठ पे आधारित जो कैंपेन है, जिस जो झूठ का बम्बार्डमेंट करके करते हैं। और ये चीज झूठ तो सामने दिख रहा है। मैं केरला स्टोरी की बात इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि केरला स्टोरी को इस्तेमाल किया गया कम्युनलाइज करने के लिए इलेक्शन, और वो फिल्म जो झूठ पे आधारित थी उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये दिखलाता है उनका कितना डेस्परेशन था। वो सारा वो पूरा कोलैप्स करता है इसमें। और ये जो पूरा एक जो मोदी जगरनॉट, मोदी मैजिक, उसको बहुत भारी ठेस लगने वाली है इस चुनाव के इलेक्शन, इस नतीजे के बाद। क्योंकि ये भूल जाना कि ये इनविंसिबल, मोदी इज इनविंसिबल, और मोदी के नाम पे ही इलेक्शन जीते जाते हैं। ये चीज चाहे कितना वो कवर अप कर रहे हैं, चैनल्स बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है, गोदी मीडिया का नाम इसलिए दिया गया है। तो लेकिन वो कितना भी कर लें, लेकिन हकीकत यही बनेगी कि भाई लोग सवाल पूछेंगे, और पूछना चाहिए भी, कि कहां गई वो ब्रांडिंग, वो ब्रांड जिसको बिल्ड किया था यहाँ इस देश के पूरे मीडिया ने मिलकर के। उस ब्रांड बिल्डिंग में मेरे ख्याल सीबीआई और ईडी को हम भूल गए, उनका भी बड़ा रोल रहा है। और वो भी इस्तेमाल हुए कर्नाटक में, आपको याद है शुरू में जिस तरीके से किया गया। तो ये सारी चीजें अगर फेल करती हैं तो अल्टीमेटली ये बताता है कि देश की जनता जागरूक है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल्स वर्डिक्ट। और लोगों के, एक दिन वो जो अंग्रेजी की एक कहावत है अजीत, कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम्स बट यू कांट फूल ऑल पीपल एट ऑल द टाइम, जो कि जिसका की सिलसिला चल रहा है। तो एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो एक्सिस माई इंडिया जो एग्जिट पोल है, जो आज तक का एसोसिएशन है एग्जिट पोल, उसके मुताबिक, आप करण जी स्विच भी करते रहे, उसके मुताबिक कर्नाटक के जो एग्जिट पोल के नतीजे उसके मुताबिक 122 से 140 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है। और बार बार कहूंगा 224 सीटों की विधानसभा है, 113 पर बहुमत होती है। और एक खास बात यह है कि 38 सालों से किसी एक पार्टी को की सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो एक तो वो रिकॉर्ड।
और बहुमत में भी पिछले 3 चुनाव में देखेंगे किसी को बहुमत नहीं मिला, सब जोर तोड़ से सरकार बनती रही। पिछली बार पहले कांग्रेस के साथ सरकार बनी, फिर बीजेपी ने किया। अब उसके बाद ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस को 130-32 आती है, शायद मुझे अगर याद है SM कृष्णा के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी 136 सीटें, शायद 136 या 38 आई थी। अगर 136-38 आती है तो अपने आप में फिर रिकॉर्ड होगा 35 साल के बाद। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये लोग मान रहे थे कि अगर कर्नाटक में बीजेपी जीत गई इस बार, तो जो 1 साल तक की जो राजनीति होनी है लोकसभा चुनाव की दिशा में, उसमें माना जाएगा। सही आपने कहा कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, जैसे एकदम होता है ना, एको हम द्वितीय नास्ति, ऐसे तो चलते भी है, यही उनका तरीका भी है, क्या हमारे अलावा कोई नहीं, मोदी नाम केवलम। तो लोग समझ गए कि अब ये सांप मुद्दा उठाने वाले हैं मोदी जी, सांप और गाली, और वही क्या एकदम प्रेडिक्टेड लाइन पर। तो मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं वो देखी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है शरद जी कि कर्नाटक की जनता ने इनके सारे दावपेच, पैतरे, तिकड़म और धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश चरम की सीमा तक, कि बजरंग दल को बजरंग बली बनाकर कह दिया कि इनको ताला में बंद किया जा रहा है, बजरंग बली से इनको दिक्कत है। कर्नाटक की जनता ने बुरी तरह से खारिज किया। तो देश के लिए एक बड़ा मैसेज है। ओंकारेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं, जरा ओंकार के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, 30-35 सालों का उनका भी तजुर्बा है। ओंकारेश्वर जी, पहली प्रतिक्रिया, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, तो ये तो अगर इसको मुहावरों की भाषा में बात करें तो मोदी जी की बत्ती गुल हो गई, बीजेपी की लंका लग गई। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। जो भी अभी हम लोग एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हैं, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, और जो जमीन से खबरें आ रही थी वो भी ये बता रही थी कि इस बार वहां बीजेपी कुछ खास कर नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार बहुत धूम धड़ाका, बहुत शोर शराबा, आपने देखा कि सड़कों से लेके फूलों से लेके सब कुछ जो संभव कोशिश थी, और धर्म का नारा, बजरंग बली से लेके बजरंग दल, और बजरंग दल से लेके बजरंग बली, और सब कुछ बीजेपी ने सारी कोशिश अपना ली। लेकिन एक खास बात यह थी कि बीजेपी ने वहां अपना कोई चेहरा नहीं रखा था। मोदी जी ने खुद को ही चेहरा रखा। जब आप खुद को चेहरा रख के लड़ते हैं तो सारी लड़ाई आपके ऊपर आ जाती है कि आप किस तरह से उसको लड़ रहे हैं। लोग स्टेट के मुद्दे भी देखते हैं, आपके मुद्दे भी देखते हैं, आपके स्टेट के परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, नेशनल परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। तो वो सारी लड़ाई कहीं ना कहीं केंद्रित हो गई मोदी बनाम वहां कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने अपने 2 फेसेस खड़े किए थे कि भाई ये लोग हमारे चुनाव में लीडर होंगे। लिंगायत कम्युनिटी इनसे नाराज हुई, उनसे येदियुरप्पा को जिस तरह से इन्होंने इग्नोर किया और उसको एक तरह से अपमानित किया, येदियुरप्पा को, उसके परिवार को भी, तो उससे मुझे लगता है इनको बहुत। और अल्टीमेटली कर्नाटका एक पढ़ा लिखा स्टेट है, ऐसा नहीं कि वहां के लोग समझदार नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है। बैंगलोर इटसेल्फ इज अ हब ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो वहां आप कुछ भी हवा में कहेंगे और लोग उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, आपके प्रोमिसेस पे नहीं जाएंगे, ये बात नहीं है। तो वहां के लोग समझते हैं, उन्होंने इस बात को एनालाइज किया कि जो पार्टी जिस तरह के बड़े बड़े वादे कर रही है और वो जमीन पर आ रहे हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, किस तरह से स्लोगनरिज्म चल रहा है, और किस तरह से पार्टियों को, मतलब आप जिस भाषा का इस्तेमाल, जिसके लिए आप कांग्रेस को गाली देते थे, वही भाषा का, लगभग उसी भाषा का इस्तेमाल आप अब स्वयं करने लगे, चाहे वो नालायक कहें, चाहे वो स्नेक वाली बात कहें, चाहे कुछ और कहें। तो ये बात पच नहीं रही थी वहां के लोगों को। और अल्टीमेटली गवर्नेंस इज द मेजर इशू। आपने क्या गवर्नेंस दिया? खुलेआम वहां के अखबार अगर लिख रहे हैं कि 40% करप्शन चल रहा है, और करप्शन के मुद्दे पे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार बनाई, सब कुछ किया, सेंटर में क्या किया नहीं किया वो स्टेट में भी उनको भी दिखता है, पर स्टेट में तो उनको नजर आ रहा था कि 40% करप्शन यहाँ चल रहा है, ह्यूज करप्शन। तो उसको रोकने में आप कामयाब नहीं हुए, उसको आपने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, कोई इफेक्टिव कोशिश नहीं की। ये मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेके जो रिजल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल के अलावा जो फाइनल पोल जो आएगा वो भी इसी लाइन पे होना चाहिए, मेरा यही सोचना है। तो यहाँ से क्या संदेश है? यहाँ से ये संदेश तो है कि जो चैनलों पर भले नड्डा जी के माथे पर टोपी डाल दी गई है, लेकिन ये संदेश तो आपने कहा ना, कर्नाटक के लोग ऐसा नहीं है कम पढ़े लिखे। मैं तो मानता हूं कर्नाटक के लोगों को आज सैल्यूट करना चाहिए कि बजरंग बली का नैरेटिव, धार्मिक आधार पर वोट मांगने का नैरेटिव
आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, चुनावी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं वोट देने जाना तो बजरंग बली को याद करके वोट दे देना, उस कर्नाटक की जनता ने एक तरह से मोदी को आईना दिखाया कि हम बाकी मुद्दों को छोड़कर, बेरोजगारी, करप्शन और जरूरी जो सवाल है जनता से जुड़े छोड़ के बजरंग बली और बजरंग दल के चक्कर में पड़ के आपको हम नहीं जिताने वाले। तो ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए भी है ओंकारेश्वर जी। अब पता नहीं देश देखिए, बिहार में आपको याद होगा बिहार में जब इसी तरह से धुआंधार कैंपेन मोदी जी ने किया था, और तब भी कहा था कि कितना दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं कि 1,20,000 करोड़ दे दूं, चलो मैंने 1,20,000 करोड़ दिया। आप सोचिए कि आप जिस तरीके से जनता से पेश आते हैं, और वहां आपने लालू के अलावा मीसा तक को नहीं छोड़ा था, याद है, और 27-28 रैलियां पूरे बिहार में घनघोर तरीके से तब तो की। नीतीश कुमार के डीएनए पे ही सवाल उठा दिया था कि इनके डीएनए में ही खोट हाँ, है। उनके डीएनए, हाँ, वो सारी बातें थी। उसी तरह से आप, लगता है कि आप देश को ये समझ रहे हैं या जनता को समझ रहे हैं कि आप कुछ भी कहेंगे वो सुन लेंगे, और बहुत धूम धड़ाके के साथ आप आएंगे, शोर शराबे के साथ, बहुत एकदम से मतलब वो लकधक और प्रचार के उसके साथ आएंगे, तो लोग उस आपका वो मान जाएंगे। बहुत लंबी कतार होगी गाड़ियों की, रैलियों की, फूलों की बौछार होगी, तो लोग उससे समझ लेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कर्नाटका की जनता ने अगर इस तरह का मूड बनाया है, तो ये बहुत बड़ा जवाब न सिर्फ आपके लिए है, सभी राजनीतिक दलों के लिए है कि इस भुलावे में मत रहिए कि हम नहीं समझते। जनता सब कुछ समझती है, वो सब चीज का माकूल जवाब देना चाहती है, उसको अवसर मिलना चाहिए। और ये ऐसा जवाब है कि आपको धर्म की राजनीति करने से भी रोकता है कि आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो हमेशा नहीं चल सकते। कभी कभार किसी इलेक्शन में चल गए, कहीं कहीं आपने उसका फायदा उठा लिया, हर बार नहीं चलेगा और हर जगह नहीं चलेगा। लोग अब समझदार होते हैं, लोगों को समझ में आने लगा है कि ये बार बार हिंदू मुस्लिम और ये बजरंग बली और वो बली, अली और बली करते रहे आप, ये सब नहीं चलेगा। आप गवर्नेंस की बात करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप जिन मुद्दों को लेके आते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप प्राइस राइज की बात करिए कि वहां पर आपने क्या कंट्रोल किया है, कहां तक आप कामयाब हुए हैं, हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो हमेशा ये सब चीजें, फिर हमारा जो नेतृत्व का तरीका है कि उसमें हम लीडरशिप में हमेशा, चाहे वो त्रिपुरा जैसी छोटे से राज्य में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम उसका श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, और किसी बड़े स्टेट में भी आप चुनाव हारते हैं तो किसी चेहरे को आगे कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो शिवराज सिंह थे, इसी इनकी गलती से हम हारे हैं, फिर हम मैनेज करते हैं, वापस आते हैं, या ये फला थे, इनकी वजह से हम हारे हैं। ये भी लोग समझते हैं इस बात को। तो या तो आपको पहले ही लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा कि ये हमारा चेहरा है, ये हमारा चुनाव का फेस है, और ये जीतेगा तो ये जीतेगा, हारेगा तो ये हारेगा। इफ यू आर मेकिंग योर सेल्फ फेस, यू विल हैव टू टेक द उसका ब्लेम भी आपको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो है ना मुहावरा, पहले भी मैं बोला था, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू। अगर 13 तारीख को जीतने के नतीजे आते, जो अभी आएंगे नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है, आते तो शाम को सबको पता है ढोल नगाड़े के साथ अमित शाह और मोदी जी कैसे आते, हाथ हिलाते हुए, 25-50 कैमरा और 25-50 चैनल पर लाइव होते। अब पता नहीं वो 13 तारीख की शाम को कौन सी तस्वीर दिखेगी, मुंह लटके हुए जेपी नड्डा दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो 13 तारीख को शाम के दोपहर से ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप चेहरे के तौर पर अगर सामने थे, अगर आपने मुख्य मुद्दे को छोड़कर, ये बात सही है कि बीजेपी एक तरफ से जिस तरह का मुद्दा उठा रही थी, पूरे चुनाव में डिफेंसिव थी। 1 महीने से अगर कैंपेन देखेंगे, सिर्फ कांग्रेस का जवाब दे रही थी, चाहे वो गाली की बात करे, चाहे सांप की बात करे, चाहे राहुल गांधी और राजीव गांधी की बात करे, चाहे जो भी बात करे, और दूसरे और अपने को विक्टिम प्ले करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। लेकिन कांग्रेस के बयान, प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और लीडरशिप, वो कोर इशू से नहीं हटना, और 5 गारंटी, वो गारंटी जो लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे महिला का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता का मामला हो, चाहे 200 यूनिट बिजली का मामला हो, तो कोर इशू पर कांग्रेस रही। ये एक बड़ा संदेश और संकेत ये भी, अगर ऐसे जीतती है तो शरद जी, इससे ये भी संकेत है ना कि कोर इशू पर रहते हुए, जनता से जुड़े मुद्दे पर रहते हुए, धार्मिक पिच से दूर रहते हुए, जो बीजेपी की पिच है, भी आप शिकस्त देकर सत्ता में वापस आ सकते हैं। शरद जी, या ये माने कि सिर्फ कर्नाटक का सैंपल है, ये कहीं यूपी बिहार में लागू नहीं होगा? मैं ठीक कह रहे हैं कि यूपी बिहार का अलग मिजाज है, लेकिन ये
जो आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में या ऐसे कई राज्य हैं जहां पे जीत का यही मंत्र है, आपको बीजेपी की पिच पे नहीं खेलना है, आपको अपनी पिच पे लेके आना है, जैसे उन्होंने वहां कर्नाटक में किया। लेकिन जहां तक बिहार और यूपी की बात है, वहां पूरा जो जो इलेक्टोरेट है, वहां की जनता किसी हद तक धर्म और जाति की राजनीति पिछले 30-35 साल से कर रही है, देख रही है। और मेरे ख्याल से 30-35 क्यों मैं कहूँ तो, अगर पिछले 50-55 साल 60 साल से सिर्फ धर्म और जाति की ही राजनीति वहां हो रही है। वहां का हर व्यक्ति आपको मतलब प्रकांड पंडित मिलेगा राजनीति का। किसी से बात कीजिए, वो आपको खटाखट पूरे जाति के आंकड़े के साथ, हमारे क्षेत्र में इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने यादव हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं, इतने मुसलमान हैं, और यहाँ ये समीकरण है, तो ये जीत रहा है। किसी व्यक्ति से बात कीजिए, हर आदमी आपको पूरी राजनीति समझा देता है। तो वहां पे इस तरीके के मुद्दे चल भी सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन मुश्किल है कि वहां पे इसीलिए बीजेपी अधिकतर धर्म की राजनीति, और अभी से नहीं, ये 1989 से कर रही है कि जब से ये अयोध्या, सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकाली अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी ने, तो तब से उसके बाद से, और जिस तरीके से अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद दंगे हुए और यात्राएं निकाली गई, वहां के मंदिर के लिए पत्थर जुटाए गए, ईंटें जुटाई गई, एक ईंट हर व्यक्ति देगा, हर व्यक्ति 1 रुपए दान देगा। तो लोगों को जोड़ने की लगातार कोशिश होती रही मंदिर से। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस बार भी अगले 2024 के चुनाव में बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी मंदिर है, चाहे वो काशी का मंदिर हो, काशी कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, अयोध्या कॉरिडोर हो, या मथुरा का मामला आएगा, या ओंकारेश्वर। 24 के लिए सबसे बड़ा उनके लिए वही है कि भाई अयोध्या में मंदिर जनवरी तक बनना। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में क्या है, फुल पेज छपा है, नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है। तो उन्होंने 24 के लिए तो अपना प्लान बिछा रखा है कि 24 को कॉमन सिविल कोड दाएं बाएं और मंदिर को सामने हम ले आएंगे, लीजिए जी हमने मंदिर बना दिया। लेकिन एक मंदिर नहीं, देखिए उसका आर्थिक पहलू देखिए। हाँ। कि यदि आप जनता के लिए कोई स्कीम लेके आते हैं, चाहे वो चावल फ्री देना हो, साइकिल फ्री देना हो, हजारों लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। एक मंदिर बनाने में आपको सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं। तो 500 करोड़ रुपए में आप वो काम कर सकते हैं जो आप लाख करोड़ रुपए खर्च करके नहीं कर सकते। तो आप क्यों लाखों रुपए खर्च करेंगे? जनता को खाना नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, जनता को मंदिर चाहिए। कहते हैं कि साहब मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ठीक है, मंदिर बना रहे हैं। अगर जनता कहती है कि साहब हमको नौकरी दो, तो नौकरी देते। नहीं, ये तो जनता को, देखिए सिर्फ जनता को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जनता को उन्होंने धर्म की अफीम चटा दी है, और उसके बाद जो भीतर की धर्मांधता है उसको उभारने के तरीके हैं कि केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनती है, और 3 लड़कियों की कहानी को पहले 32,000 लड़कियों की कहानी बताई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला जाता है, 3 लड़कियों पर आती है, और उसको एमपी और यूपी टैक्स फ्री करता है, और खुद योगी से उसके सारे किरदार मिलते हैं। तो ये तो और प्रधानमंत्री जाकर कर्नाटक में केरला स्टोरी का जिक्र करते हैं। तो ये तो जनता को धर्म की और नफरत की अफीम चटा रहे हैं, और जनता उसमें चाट के मस्त है। सही बात है, जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता चाट रही है ना। अगर जनता नहीं चाट रही होती तो मैं जनता को दोषी नहीं देता। सही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जनता निर्दोष है, लेकिन ये तो सत्ता और सरकार, स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि आप किस पर जनता को क्या, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो ये इनका नैरेटिव यही है। लेकिन मुद्दा यह है कि कर्नाटक ने उस नैरेटिव को खारिज किया। मैं इसलिए बार बार इसको चिन्हित करता हूं क्योंकि 8-10 दिन से हम लोग भी दिल्ली में थे, जब चैनलों पर लगातार बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली और नारे, और मोदी जी और शाह जी और फल्ला जी ढिमका जी, तो लगता था यार ये कुछ गड़बड़ होगा क्या। लेकिन फिर वहां बात करने पे लगता था कि नहीं, वो जो तटीय कर्नाटक का इलाका 18-19 सीट, वहां थोड़ा असर करेगा, बाकी जगह नहीं करेगा। लेकिन अब जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हमारे लिए बजरंग बली और बजरंग दल ये सब की कहानी नहीं चलेगी। नीलू, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मतलब बड़ा सवाल यही है कि ये सारे नैरेटिव फेल हो गए कर्नाटक में। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि बीजेपी अब या तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में अब नजर आएगी,
यानी कि बहुत ज्यादा लीथल होगी, यानी कि इतना अग्रेसिव बीजेपी का एजेंडा होगा कि शायद पूरा देश उसके बारे में सोच नहीं सकेगा। एक तो वो शक्ल होगी। दूसरा जो कि अभी तक एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइंस पर बीजेपी चलती थी, तो आज के जो एग्जिट पोल्स हैं और वो क्या नतीजे आएंगे अभी 2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन जो एक बीजेपी का प्रिडिक्टेबल स्टाइल होता था कि ठीक है हम विकास की बात करेंगे, विकास के साथ एक दूसरा बाइनरी चलेगा, वो है मंदिर, हिंदू, मुसलमान, ये प्रिडिक्टेबल स्टाइल बीजेपी के लिए अब ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि हम सब प्रीएम्प्ट इस बात को करते थे कि बीजेपी कुछ भी कहे, जितना भी विकास की बात कर ले, अंत में वो हिंदू मुस्लिम करके और डिवाइड करके इसी नैरेटिव को परोसेगी। और ये जो प्रिडिक्टेबल स्टाइल है बीजेपी का, आज बीजेपी के घर के अंदर घुसकर कांग्रेस ने उसी स्टाइल में मारा है। तो अब बीजेपी के लिए एक बिल्कुल एक जिसे कि बेसिक चर्निंग कहते हैं उसको करना पड़ेगा कि जो जिस स्टाइल की वो राजनीति 2014 से करती चली आ रही है, 14 में किया, 19 में किया, और अब 2024 में भी वो जब तैयारी करेगी तो उसको अब सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रिडिक्टेबल स्टाइल था इसमें हम नया क्या लाएं। अब या तो उस नए स्टाइल में ये होगा कि बहुत ही प्रचंड हिंदुत्व होगा, इतना प्रचंड कि पूरा देश अब सोच नहीं पाएगा, मतलब मार काट किस हद तक जाएंगे ये हमें नहीं पता है, बहुत ही प्रचंड होगा। और या तो फिर बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर आएगी, क्योंकि अभी जो आने वाले जो जितने भी राज्य हैं वहां पर बीजेपी को बिल्कुल एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें ताकि कांग्रेस उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए, बाकी जो विपक्षी दल है वो उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। तो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज कर्नाटका के चुनाव ने खड़ा किया है वो ये है कि बिल्कुल एक बेसिक जो उनकी स्टाइल थी उसमें बदलाव बीजेपी लाएगी, और वो क्या होगा वो हमें देखना होगा, या तो बहुत ही प्रचंड होगा या तो कुछ बहुत ही नया वो लेकर आएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरी ना इत्तेफाकी है। नो डाउट कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी ने वही सब दाव कर्नाटक में खेलने की कोशिश की जिस दाव का इस्तेमाल वो बंगाल से लेकर बिहार तक, यूपी तक करते रहे। बिहार में, यूपी में याद है शमशान और कब्रिस्तान जैसे नारे भी प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकले और दुनिया भर के उनके बयान है। अमित शाह दिल्ली में इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे। लेकिन कर्नाटक के बारे में जो लोग जानते हैं, जाते हैं, मैं कम गया हूं 1-2 बार, लेकिन वो लोग बोलते हैं कर्नाटक में हिंदुत्व का मुद्दा कुछ इलाके को, कोस्टल एरिया को छोड़ दे तो बाकी उस तरह से उतने कट्टरपंथी वाला इलाका नहीं है। हाँ, प्रमोद मुतालिक जैसे लोग वहां भी है, बजरंग दल वो भी है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो 80% सीट्स ऐसे इलाकों में जहां वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। अब क्या ओंकारेश्वर जी जिसकी तरफ इशारा, एक सवाल लेके फ्री करूंगा, जिसकी तरफ इशारा नीलू ने किया कि यहां से बीजेपी ज्यादा लीथल हो सकती है, ज्यादा प्रचंड हिंदुत्व की तरफ जा सकती है, मुझे लगता है ये बीजेपी को पता है कि कर्नाटक में लास्ट जोर ऐसे लगाना था, उसको पता है कि यूपी में हिंदुत्व का क्या मतलब है या बाकी राज्यों में हिंदुत्व का क्या मतलब है, या बीजेपी वाकई कुछ सबक लेके कुछ बदलेगी। देखिए, मैं ये नहीं जानता बीजेपी लेटल होगी कि क्या होगी आने वाले दिनों में। उनके पास जो सरकार में होते हैं उनके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं और बहुत से तरीके होते हैं जनता का ध्यान बटाने के लिए भी और कुछ भी करने की। लेकिन एक लीडर के तौर पर और एक पार्टी के तौर पर उन्हें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि 24 के इलेक्शन में हम थोड़े से बेटर ये हों, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप मान के चल रहे हैं कि हम पूरे देश में हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े राज्य में चुनाव मेरे फेस से जीतते हैं, मेरे नाम से जीतते हैं। इस गलत फहमी से आपको बाहर आना पड़ेगा। पार्टियां सामूहिक उससे चलती हैं, नेतृत्व से चलती हैं, अपने गवर्नेंस से चलती हैं, अपने मुद्दों से चलती हैं, जनता के मुद्दों से चलती हैं। इन पर आपको वापस आना पड़ेगा। ये कब तक हम सोचते रहेंगे कि हम शाइनिंग इंडिया हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। शाइनिंग इंडिया के समय जो सोच थी प्रमोद महाजन और तमाम लोगों की, उस समय वही थी ना। उस समय तो कांग्रेस यही, उससे भी ज्यादा कमजोर कांग्रेस थी एक तरह से। उस समय तो राहुल गांधी इतने मजे हुए खिलाड़ी भी नहीं थे जितने आज हो गए हैं कि सड़कों पे वो हर जगह दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर डाली। तो ये जो कांग्रेस थी, इससे कमजोर होने के बावजूद इससे मजबूत बीजेपी, जो एक, आप सोचिए कितने सारे नेता थे उस समय, अटल जी से लेके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मतलब कतार थी, लंबी कतार थी। उस कतार के सामने कांग्रेस जीत गई और साइलेंट तरीके से जीत गई, शालीनता से जीत गई। किसी को अंदाजा ही नहीं था, सब लोग सख्ते में आ गए कि हमारा शाइनिंग इंडिया कहां गया।
तो आपको इस गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं, यही है जो बहुत शोर शराबा है, जो हम टेलीविजन पे दिखाएंगे, हम जितने उसका कैमरों से प्रचार करेंगे और जो भी है, इसका एक न एक दिन जो है जनता इसका जवाब देती है कि नहीं साहब, इसके पीछे जो सच है वो हम भुगतते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि हमारे महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, मुद्दे क्या है, वहां पे आपको आना पड़ेगा। शरद जी कुछ कह रहे हैं?